बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। ख़वातीन और हज़रात, बुनियादन मरसूद का जश्न कौम ने खुलकर मनाया। अब आ जाते हैं दुनिया के हालात के ऊपर वापस, और वही हालात हैं, जंग ने सबको परेशान किया रखा हुआ है। और ईरान ने जो जवाब दिया अमेरिका को, अमेरिका ने रिजेक्ट कर दिए उनकी पीस टर्म्स, जबकि ईरान का ये कहना है कि अमेरिका इस वक्त अनरीजनेबल हो रहा है। जो मुतालबा डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं वो कभी हो नहीं सकते। अगर हमें सर झुकाना होता तो हम सर कटाने के लिए तैयार ना होते। और यकीनन ये भी हम जानते हैं कि अमरीकी खुफिया इदारे CIA की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक मज़ीद 4 महीनों तक ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बंद रख सकता है। ईरान के पास ये सलाहियत, ये काबिलियत, ये ताकत मौजूद है कि वो 4 महीनों तक अपने मिसाइल्स, अपने माइंस के ज़रिए तमाम तरह सिस्टम को अपने काबू में रख सकता है और कोई भी दुनिया की ताकत उससे वो कंट्रोल ले नहीं पाएगी। और हम ये भी जानते हैं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की वजह से ऑयल की कीमतें बढ़ रही हैं, दोबारा से प्रेशर है स्टॉक मार्केट्स के ऊपर भी। $104-5 के करीब ऑयल ट्रेड हो रहा है। लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए ऑयल की कीमतों का जिक्र करते हुए कि पाकिस्तान इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास स्ट्रेटिजिक ऑयल रिजर्व्स गवर्नमेंट के पास अपने नहीं है। गवर्नमेंट कमर्शियल एंटिटीज़ के रिजर्व्स को अपना रिजर्व कहती है, बाकी सारे मुल्कों के पास है, हमारे पास नहीं है। हम वो वाहिद मुल्क है जिसके लिए कहा जा रहा है कि जिस तरह हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट हैं ऑयल के ऊपर, हम ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं हैं, ज़्यादा वक्त इस तरह सर्वाइव नहीं कर सकेंगे, हमें कोई ना कोई रास्ता नया ढूंढना पड़ेगा। पावर सेक्टर चलेगा या पाकिस्तान, ये बात तो पुरानी हो ही चुकी है। तो उम्मीद करते हैं कि इस जंग की बदलती सूरत हाल के साथ साथ हमारे हुक्मरान मईशत के हवाले से भी कोई प्लान दें, क्योंकि ये जंग बढ़ती हुई ही नज़र आ रही है। क्योंकि ईरान झुकने को तैयार नहीं, अमेरिका भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दिखा रहा, जिसकी वजह से इजराइल की वो ख्वाहिश जो उसने फ़लस्तीन में पूरी की, जो लबनान में पूरी कर रहा है, उसकी ख्वाहिश ईरान में अभी भी ज़िंदा है। वो चाहता है कि दुनिया में जंग की आग बढ़े, अल्लाह ताला इस जंग की आग को रोके। मुझे लग यही रहा है कि अगर ये आग बढ़ती रही तो दुनिया की मईशतें तबाह होंगी, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। क्योंकि पाकिस्तान जिस तरह ऑयल डिपेंडेंट है और जो पेट्रोल की कीमतें यहाँ पर हैं, कहा जा रहा है कि हफ्ते के इख्तिताम पर फिर पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी जाएगी। खुशी के आंसू की तरह ये खुशी की मुस्कुराहट आ जाती है पाकिस्तानियों के चेहरे पे कि जब हम पेट्रोल के बढ़ने की कीमत सुनते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह से कि अल्लाह पेट्रोल की कीमत को कंट्रोल कर। क्योंकि हमारे हुक्मरानों के पास कोई और प्लान नहीं है। अगर FBR अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं करेगा तो लेवी लगा दी जाएगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये एहसन इकबाल साहब वजीर हैं मौजूदा हुकूमत में, उनकी ये स्टेटमेंट सोशल मीडिया पे चल रही है कि वो खुद कह रहे हैं कि जब हुकूमत अपना टैक्स टारगेट पूरा नहीं करेगी, IMF से किए हुए वादे फिर कैसे पूरे होंगे। IMF हमसे पूछता है कि आप कहीं और से टैक्स पैदा कर सकते हैं, हम कहते हैं जी पेट्रोल पे टैक्स लगा दिया जाता है। PDL लगा के हुकूमत अपने FBR के टैक्स टारगेट पूरे करके अवाम का कीमा निकाल के सारी सूरत हाल है। इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँगा कि मोदी, इसको बुनियादन मरसूस में शिकस्त के बाद बड़ी प्रॉब्लम्स रही हैं, वो भी इकोनॉमिक पावर है इंडिया, इस बात में कोई शक नहीं है। चाइना को मुकाबला देने की बातें करता है लेकिन अफसोस दे नहीं सकता। मोदी की हाल इस वक्त ऐसा ख़राब हो चुका है माशी तौर पे भी कि उसने एक एजेंडा दिया है अपनी हुकूमत को, अपने लोगों को। मोदी ने जो 7 पॉइंट्स दिए हैं उसके मुताबिक पहला पॉइंट ये है कि वर्क एट होम, घर से काम करें ताकि पेट्रोल बचे। दूसरा हुक्म ये आया है कि सोना ख़रीदना बंद करें, भारत में लोग सोना बड़ा ख़रीदते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि पेट्रोल बचे। कुकिंग ऑयल कम से कम यूज़ करें क्योंकि वहाँ पे कुकिंग ऑयल भी बाहर से आता है मुल्क से और उनके यहाँ प्रोड्यूस ज़्यादा नहीं होता, जिसकी वजह से वो कह रहे हैं कुकिंग ऑयल कम यूज़ किया जाए। ये भी कहा गया है कि केमिकल फर्टिलाइज़र्स का कम इस्तेमाल किया जाए, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स को प्रमोट किया जाए। आई थिंक दैट्स अ ग्रेट प्लान, क्योंकि यकीनन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से ऑयल के बाद सबसे ज़्यादा बड़ी तादाद में फर्टिलाइज़र मूव होता है जो इस वक्त नहीं हो पा रहा है। ये भी कहा गया है कि इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाए, इंडियन प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाएं। भारत की मुआशी तरक्की का एक बड़ा ये राज है कि उनके मिनिस्टर्स, उनके बड़े बड़े प्रेसिडेंट्स, प्राइम मिनिस्टर्स और पार्टी के सरबराहान एम्बेसडर गाड़ी में आपको घूमते हुए नज़र आते थे। हमारे यहाँ मोस्टली आपको इंपोर्टेड गाड़ियों में ही नज़र आते हैं। पाकिस्तान आज तक 100% पाकिस्तानी गाड़ी बना ही नहीं सका है। और ये भी कहा गया है कि 1 साल तक अपने शहरियों को भारत कह रहा है कि आप बैरून मुल्क जाने से गुरेज करें, फ़ॉरेन ट्रैवल्स ना करें। मुल्क के अंदर बहुत सारी घूमने फिरने की जगहें हैं, वहाँ पर आप घूमे फिरें। तो बताने का आपको मकसद ये है कि भारत जो माशी पावर है, इकोनॉमिक पावर है, जिसके रिजर्व्स बहुत ज़्यादा हैं, जिसने 91 में आखिरी बार IMF से लोन लिया था, जो चाइना को इकोनॉमिकली मुकाबला करने के लिए ख्वाहिश रखता है, वो भारत इन हालात में अपनी मईशत को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के हालात को नॉर्मल रखने के लिए उन्हें प्लान दे रहा है। हमारी हुकूमत का प्लान कहाँ है, ये हम आज इसके ऊपर भी बात करेंगे। साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में दहशत गर्दी
बहुत बड़ा नासूर है इस मुल्क के लिए। हम जानते हैं कि चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने आज भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनके साथ एक खातून थी जो खुदकुश बम्बार थी, जिनको तैयार किया जा रहा था इस्लामाबाद में हमला करने के लिए, और उसने आके बताया खातून ने खुद को किस तरह उनको ट्रेनिंग दी जाती है, ब्रेन वॉश किया जाता है। यकीनन बहुत अच्छी कामयाबी है हमारी फोर्सेस की कि हमने उस खातून को बचा लिया, साथ साथ इस्लामाबाद को भी तबाही से बचा लिया। एट द सेम टाइम बन्नू के अंदर भी चौकी पे हमला होता है, 15 हमारे जवान शहीद होते हैं। ये वो चौकी है जिस पे एक महीने में 20 बार हमला हो चुका है। ये संगम पर है बॉर्डर के, जिसकी वजह से इसको ज़्यादा टारगेट किया जाता है। इसको भी मैं डिस्कस करूँगा। वेलकम करना चाहूँगा अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों को। शुक्रिया अदा करूँगा सबसे पहले साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा मेरे साथ मौजूद हैं, अली बुखारी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। PMLN से उज़मा कारदार साहिबा मेरे साथ मौजूद हैं। उज़मा साहिबा अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप हमेशा हमारी इज़्ज़त में इजाफा करती हैं। ऑलवेज ऑनर्ड एंड ऑब्लाइज्ड टू हैव यू ऑन द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। और हमें कुछ ही लम्हों में शहला रजा साहिबा भी ज्वाइन कर लेंगी फ्रॉम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद उज़मा कारदार साहिबा। उज़मा साहिबा, ये जो जंग इस वक्त आगे बढ़ रही है और इस जंग से यकीनन पूरी दुनिया मुतासर हो रही है, पहले हम इस पर डिस्कशन कर लेते हैं कि आपकी नज़र में उज़मा साहिबा ये जंग कौन जीत रहा है? जो नुकसान हुआ है ईरान में, जो नुकसान हुआ है अमेरिका में, खलीजी ममालिक में, UAE इस वक्त पैनिक में है, आपकी नज़र में ये जंग किस डायरेक्शन में जारी है? ईरान झुकने से गुरेज़ा हैं, वो कह रहे हैं मैं सर कटाने को तैयार हूँ, झुकाऊंगा नहीं। आपकी ऑब्जर्वेशंस उज़मा कारदार साहिबा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तला, बहुत शुक्रिया आपने मुझे इनवाइट किया। तला, जंग कोई भी नहीं जीतता, क्योंकि जंग में सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो इंसानियत का, वो ह्यूमैनिटी का होता है। और जब कोलैटरल डैमेज की तरफ आप नज़र दौड़ाते हैं तो कोई फातेह फिर हमें नज़र नहीं आता है। तो इसलिए आजकल के जो मॉडर्न वॉरफेयर के ज़माने में, न्यूक्लियर वॉरफेयर के ज़माने में, जितना जंग को अवॉइड किया जाए और उसको एक न्यूक्लियर वेपन्स को एक डिटरेंस बना के एक अमन की तरफ जाया जाए, वो मेरे ख्याल में सबसे एक बेहतरीन रास्ता है। और उसी रास्ते पे पाकिस्तान जो है वो चल रहा है। आपने देखा कि पहले वर्ल्ड वॉर 1 हुई, वर्ल्ड वॉर 2 हुई और यूनाइटेड नेशंस क़याम में आया, क्योंकि इतनी तबाही हुई थी, इतने यानी कि करोड़ों लोग जो थे वो अपने जान से गए थे कि दुनिया मुतहम्मिल हो नहीं सकती है। और जो भी फरीक होते हैं उसमें चाहे वो US हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो इजराइल हो, इन दी एंड सबको नुकसान होता है। पूरी दुनिया इस वक्त इस जंग से मुतासिर है। तो ये चैलेंज जो है, और पाकिस्तान ने जो सालिसी का जो किरदार अदा किया और सीज फायर की तरफ जो दोनों ये फरीक जो थे वो माइल हुए, तो ये सहरा पाकिस्तान के सर पे है कि एक तीसरी आलमी जंग से दुनिया को किस तरह से पाकिस्तान की सालिसी ने बचाया, और आगे भी इंशाल्लाह हम ही लोग हैं जिनकी ट्रू मीडिएशन हो रही है। तो आप दुआ करें कि सैनिटी प्रिवेल करे और किसी को फायदा नहीं है। आपने देखा है कि जो अमेरिका के जो नेटो के एलाइज हैं वो सब साथ छोड़ गए अमेरिका के, उनको अपने लेने के देने पड़े हुए। आप हमारी बात कर रहे हैं कि जी हमारे पास रिजर्व्स नहीं है। आप यूरोप की तरफ देखें, उनकी जितनी एयरलाइंस हैं उनके पास 14 दिन के भी गैसोलीन के ज़खायर नहीं है। और अमेरिका में पिछले 4 साल में इतनी ये एनर्जी की, ऑयल की प्राइसेस नहीं बढ़ी और इतना क्राइसिस नहीं हुआ जितना कि इस वक्त है। अगर आप मुझसे पूछें तो जंग में कोई जो है किसी की जीत नहीं होती, ह्यूमैनिटी की हार होती है। और एक ही हमारे पास दुनिया है, एक ही हमारे पास ये जगह है जो अल्लाह ताला ने हमें दी है। तो जितना यहाँ पे एक अमन के साथ हम आगे बढ़ेंगे, उतनी जो है वो दुनिया में जो है वो प्रोग्रेस होगी, राइट मैडम, होगी और ह्यूमैनिटी जो है वो फले फूलेगी। बिल्कुल ठीक कहा आपने। दुनिया को मद्देनजर रखते हुए शायद हर एक लर्नेड आदमी यही कहेगा जो आप कह रही हैं, लेकिन जब हम अपने दीन को मद्देनजर रखते हैं उज़मा साहिबा, तो मुझे ग़ज़वा बदर नज़र आती है, ग़ज़वा उहद नज़र आती है, खंदक नज़र आती है, खैबर नज़र आती है, और मुझे मालूम पड़ता है कि हमारा दीन हमेशा जंग जीतता है। अगर हक पे हो इंसान और सच पे हो इंसान तो वो जीतता है। शैला साहिबा, कमिंग टू यू, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मैडम, आपकी नज़र में जंग किस तरफ जा रही है? अमेरिका रिजेक्ट कर रहा है ईरान की प्रपोजल
प्रपोजल को CIA कह रहा है कि 4 महीनों तक ईरान जो है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद रख सकता है, और डोनाल्ड ट्रंप ने परसों चाइना जाना है जिसकी वजह से वो बड़ा मोहतात है। आपका ओपिनियन पूरी सूरत हाल पे? शैला रजा साहिबा। बहुत शुक्रिया तलहा। और इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि जंग जो है मसाइल का हल नहीं है, और सारी दुनिया में जो जंगें हैं वो अमन के लिए लड़ी गई हैं, लेकिन उससे भूख और खून ही जो है वो सबको तो मिला है, मैयतें मिली हैं। और बस अल्लाह करे कि मुसलमान जो है वो तो कभी भी जो है नाहक उस किसी पे ऊपर हमला नहीं करता, और जब उस पे ही जो है जारियत की जाती है तो जवाब देता है, जब लाजमी हो जाता है कि ये ना हो कि मजीद। लेकिन बहरहाल जंग का जो एंड है वो अच्छा नहीं होता। तो एक तो बात मैं इससे मुत्तफिक हूँ, और उज़्मा हमेशा बड़ी ह्यूमैनिटी को सपोर्ट करती हैं और सही करती हैं, मैं भी उन्हें सपोर्ट करती हूँ। अब बात है ये कि देखिए, अमेरिका ही की वजह से आज ये वक्त है। हालांकि पाकिस्तान ने बेहतरीन अपनी परफॉर्मेंस दी, और पहली दफ़ा दुनिया में ये हुआ कि दोनों डेलीगेशन जो थे, फरीक जो थे, वो अलग अलग रूम में नहीं बैठे और एक जगह बैठे, आमने सामने बैठ के बात हुई। पूरी एक मेहमानदारी का ख्याल रखा गया, लेकिन उसके बावजूद जो अनप्रेडिक्टेबल है वो जो है वो जाहिर है कि ट्रम्प है, और उसी की वजह से ये आज हम देख रहे हैं कि उसके मुल्क में चाहे रिलीजियस फैक्टर हो, चाहे पॉलिटिकल फैक्टर हो, नेशन फैक्टर हो, कोई भी उसके साथ नहीं है। लेकिन वहाँ का एक सिस्टम है जिसमें जो बात की जाती है 25 अमेंडमेंट की, कि इम्पीचमेंट वो बहुत मुश्किल एक तरीका है, और जिसकी वजह से सब जो है वो है। जहां तक बात है तो आज दुनिया देख रही है कि वो कहता है आपने हमने खोल दिया, हमारा कंट्रोल है, हम सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल किसका है वो लोग मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बता रहे हैं, रिलीजियस हवाले भी दे रहे हैं, अपनी अक़ीदत करबला से शो करके भी बता रहे हैं। तो अब जो सूरत हाल है, जो राइट्स हैं, उसमें सबसे पहली बात तो यही है कि अगेंस्ट द राइट्स, ह्यूमन राइट्स इसको शुरू किया गया, ड्यूरिंग द डायलॉग 2 मरतबा किया गया इसको शुरू, और तीसरी दफ़ा भी जब डायलॉग की बिसात बिछी हुई थी, और हमने बड़ी एक कोशिश पाकिस्तान ने की थी। हमें कहना चाहिए कि गवर्नमेंट लेवल पर भी, और हमने देखा कि मिलिट्री सिफारतकारी भी हुई, सब हुई, लेकिन जो कुछ भी हुआ वो ट्रम्प की वजह से, कि उसको जो इख्तियारात हैं वहाँ के कानून में, उसकी वजह से वो नहीं हो सका। मैं ये समझती हूँ कि अब वर्ल्ड ऑर्डर में चेंज आ सकती है, अगर अब हम ये देखें कि किस तरह से रशिया, चाइना, ईरान और दीगर ममालिक जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, तो ट्रम्प को तो अब जो सुपर पावर के सदर का ख्वाब है, उस ख्वाब में जो हकीकत थी, अब उस हकीकत को वो ख्वाब बनते देख चुका, और अब वो भाग रहा है उसकी तरफ। तो जंग जो भी मैं तबसरा सुनती हूँ, जितने भी उन लोगों का जो मुझसे बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे, जिनसे मैं सीख रही हूँ, सुन के समझने की कोशिश कर रही हूँ, तो इस जंग को ईरान जीत चुका है। बेशक बेशक, मैं आपसे एग्री करता हूं मैडम, इस बात में कोई शक को शुबा नहीं है। अली बुखारी साहब, योर व्यू ऑन द होल सिचुएशन सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया तला भाई आपका। देखिए तला भाई, सिचुएशन तो ऑब्वियसली बड़ी क्रूशल है, रीजन बीइंग के 900 किलोमीटर प्लस हमारा जो है वो बॉर्डर है ईरान के साथ। और कोई वे आउट प्लान हमारे पास नहीं है, अपने लोगों की जिंदगी का गुजारने का हमारे पास कोई मैकेनिज्म नहीं है। IPPs का दुनिया में आपने जहाँ जितनी बातें अपने प्रो में बताई ना, उसमें ये ऐड कर लूँ आपकी बात के अंदर ही, ये जो IPPs का एग्रीमेंट है, दुनिया में किसी मुल्क में ऐसा एग्रीमेंट नहीं है जो पाकिस्तान के अंदर है। ऑन द अदर साइड हमारा ऑयल तो अगर हम लेना चाहें या हम चाहते हो कि हम सस्ता लें, तो हम तो ईरान से बाय रोड भी ले सकते हैं, शिपिंग के बगैर भी आ सकता है सारी चीजें। मोर ऑफ इट, आपका तो जहाज आज तक रुका ही नहीं अपना हरबस के अंदर, बल्कि एक मिनिस्टर साहब मेरे साथ बैठे हुए थे, फेडरल मिनिस्टर साहब, एक प्रोग्राम में, तो वो कह रहे थे 40-50 पाकिस्तान का फ्लैग लगा कर रहा है, जिनमें से 2 हमारे पास आए, 18 हमने अपने दोस्तों को आगे भेज दिए। सो पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ लेवी सबसे ज्यादा लगाई गई। आपके साथ इंडिया में आपने इतनी बड़ी उनकी क्राइसिस की बात की, लेकिन उन्होंने 13 रुपए पेट्रोल महंगा किया आफ्टर वॉर स्टार्ट होने के बाद। अब बांग्लादेश के अंदर 18 रुपए जो है पेट्रोल महंगा हुआ।
पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां पर दुगना हो गया पेट्रोल और कोई मैकेनिज्म नहीं है, कोई पता नहीं है कि कल आप 1000 रुपया कर देंगे, 500 रुपया कर देंगे, कैसे चलाएंगे मुल्क को? ये तो बता देना। माना कि यार आप चोरी से बैठ के आके जैसे तैसे भी है, मांगी तांगी की सीटें इधर की उधर, फॉर्म 47 के बैठे तो हुए ना 2 सालों से, तो व्हाट इज देयर मैकेनिज्म, व्हाट इज देयर प्लान फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान? मैं तो ये पूछता हूँ ना एज अ पाकिस्तानी, मैं नहीं देख रहा हूँ कि ये जंग जो है हमारी कोई तला भाई बहुत जल्दी ईरान की और अमेरिका की सेटलमेंट हो जाएगी और खत्म हो जाएगी ये चीज। रीजन बीइंग कि अमेरिका को भी फर्स्ट टाइम जो है वो लोहे के चने चबाने पड़े। हमने इराक वॉर देखी, हमने लीबिया के हालात देखे, हमने शाम के देखे, हमने फलस्तीन के देखे, हमने लेबनान के देखे, सारी की सारी वॉर जितनी हुई है उसके अंदर से अमेरिकन को जो एज रहा हमेशा ये रहा कि अंदरूने मुल्क जो है ना उनके अंदर से बगावत हुई, उसके अंदर से लोग उठे, वहां से फौज तोड़ी गई, वहां से जनरल मैनेज किए गए और चीजें चलाई गई आगे। बट ऑन द अदर साइड ईरान, तो मैं उसने देख रहा था एक फीचर कि दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसमें सबसे ज्यादा फ्लाइट्स लोगों को लेके वापस अपने मुल्क गई है, कि जो कहते थे जंग में हमने वापस अपने मुल्क में जाना है। और पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड तो सबने 6000 साल का सुना है, देखा है, लेकिन मैं तो रिसेंट देख रहा था कि आफ्टर इनकलाब जो है 8-8 साल जंगें लड़ी हैं, तो जंगें उनके लिए तो वो तो यूज्ड टू है इसके लिए। ये बताएं कि क्या चाइना अमेरिका को कंट्रोल कर पाएगा? परसों ट्रंप बीजिंग में होंगे बुखारी साहब। देखिए ट्रंप का ये तीसरा इनफैक्ट दौरा जा रहा है, 2 दफा कैंसिल हो चुका है। आपको पता है प्रेसिडेंट शी का जो अमेरिका में व्हाइट हाउस जाना था, उन्होंने उसके ऊपर इनकार किया क्योंकि उससे पहले ल्यूएनसी का हाल वो देख चुके थे, तो उन्होंने कहा था कि हम डिस्ग्रेस होने किसी की तरफ नहीं जाते हैं। सेकेंडली जब ट्रंप आना चाहा तो उस टाइम भी उन्होंने दौरा कैंसिल किया कि जी अभी आप दौरे के लिए आ रहे हैं तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्टली वॉर के ऊपर आएगा। देखिए तला भाई, हर मुल्क की ना अपनी सर्कमस्टांसेस होते हैं, अपने मामलात होते हैं, उनको लेके चलना पड़ता है, उनको लेके आगे बढ़ना पड़ता है। हमारे मुल्क में तो वाहिद हमारा मुल्क है जिसको इंटरनेशनल चीजों में घुस जाता है, हमारी असेंबली को नहीं पता होता। कभी हम बोर्ड ऑफ पीस के मेंबर हैं, किसी को पता नहीं। कभी हम जो है डिफेंस मैटर करके आ जाते हैं, एग्रीमेंट करके आ जाते हैं सऊदी के साथ, किसी को पता नहीं हमने क्या किया है। हमें कोई पता नहीं कि हमारा जो इंटरनेशनली हम किस साइड पे खड़े हैं। सपोज अभी यूरोप की बात हुई थी, देखिए यूरोप का फैक्ट जो पड़ा है वो इस वॉर को तो पड़ा ही पड़ा ना, इससे पहले यूक्रेन वॉर का बहुत ज्यादा पड़ चुका है। गैस और बहुत से प्रॉब्लम्स चल रहे हैं उनको ऑलरेडी गैस के ऊपर, और नेटो ने इनकार किया अमेरिका को, तो मामूली बात तो नहीं है। तो इस तरह का जंग में जब आपको मार पड़ना शुरू हो जाए, जब आपके 1.5 अरब डॉलर के एक रडार सिस्टम जो है वो उड़ जाए, बिल्कुल ठीक सर। उनको भी डोनाल्ड ट्रंप को एक और जगह पे बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ा जब उन्होंने आज ट्विटर पे जाके, एक्स पे जाके अपनी प्रेस सेक्रेटरी को बच्चे की पैदाइश मुबारकबाद दी, तो सब ने उनको मिनाब की 170-80 बच्चियां याद दिला दी जो उनकी हुकूमत ने AI इस्तेमाल करते हुए गलत टारगेट को निशाना बना के शहीद करने का एतराफ़ भी किया था। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, हम ये मानते हैं। हम ये भी जानते हैं कि इंडिया के अंदर माइनॉरिटीज़ का हाल बहुत बुरा है, मुसलमानों को तंग किया जाता है। जितना बुरा हाल अक़लियतों का भारत में है, पूरी दुनिया में कहीं भी नहीं है। लेकिन हम ये भी जानते हैं कि भारत के माशी हालात कुछ बेहतर हैं। 91 के अंदर उन्होंने IMF से लोन लिया था, फिर कभी लेना नहीं पड़ा। हम ये जानते हैं भारत की मैन्युफैक्चरिंग हो, सर्विसेज हो, एग्रीकल्चर हो, हम जानते हैं कि इकोनॉमिकली उनकी पॉलिसीज़ हमसे बेहतर रही हैं। हमने कभी अपने लीडरान को मेड इन पाकिस्तान गाड़ी को प्रमोट करते हुए नहीं देखा। उनके लीडरान तो कई दिहाइयों तक मेड इन इंडिया गाड़ी में ही चलते रहे। हम सैडली आज तक कोई 100% पाकिस्तानी गाड़ी नहीं बना पाए हैं। खैर, खबर यह है कि मोदी ने अपनी इतनी बड़ी आबादी को 7 पॉइंट एजेंडा दिया है मुआशी हालात से निपटने के लिए। वो कहते हैं कि वर्क एट होम कीजिए, सोना ना खरीदिए, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कीजिए, कुकिंग ऑयल कम यूज़ कीजिए, फर्टिलाइज़र की जगह ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र यूज़ कीजिए, इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कीजिए और बाहर ट्रैवल ना कीजिए। अगर आपने ट्रैवल करना है तो इंडिया में बहुत सारी लोकेशंस हैं। एक प्लान दिया है मोदी जी ने अपने भारत को, जिसकी इकोनॉमी इतनी नाजुक नहीं जितनी पाकिस्तान की है। सैडली पाकिस्तान के हुक्मरानों का प्लान क्या है, इसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा। और मैं इस दफ़ा अली बुखारी साहब आपकी तरफ आऊँगा, आपसे शुरू करूँगा। आपको कोई प्लान नज़र आ रहा है या सिर्फ PDL, पेट्रोल पे टैक्स लगा दो, गैस पे टैक्स लगा दो, बिजली महंगी कर दो, आवाम फेस करेगी और क्या होगा? देखिए तला भाई, मैं इस बात पे बिल्कुल एग्री करता हूँ जो आपने बात कही कि हर मुल्क ने, खाली इंडिया ने नहीं, आप बांग्लादेश को उठाएं, उन्होंने भी प्लान दिया। बाकी सब मुल्क जितने भी हैं उन्होंने अपने लोगों को प्लान दिए, क्योंकि गवर्नमेंट होती है ना अवाम के लिए होती है, अवाम को सहूलियात देने के लिए होती है, ना कि अपना प्रोटोकॉल और अपने आपको एंजॉय करने के लिए होती है। अब इशू ये आ गया कि हमने अपना प्लान क्या दिया। मैं आपसे अगर थोड़ा सा जल्दी वाइड अप कर दूं अपनी गुफ्तगू को, तो हमारे पास अर्निंग का जरिया क्या है? हमारे पास पेट्रोल है, हमारे पास बिजली है और हमारे पास गैस है। ये वो यूटिलिटी चीजें हैं जिनके ऊपर हम टैक्स लगा के मुल्क चला रहे हैं।
आपके मुल्क के अंदर मुझे बता दें पिछले 2 सालों में कौन सी इंडस्ट्री लगी है, 4 सालों में बता दें। जबकि मैं तो ये कह रहा हूँ आपको कि जी 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद है पाकिस्तान के अंदर। मैं आपको कह रहा हूँ कि जी 45 मल्टीनेशनल कंपनीज छोड़ के चली गई हैं। नाउ द थिंग इज के प्लान क्या है कि दिल पे पत्थर रख के पेट्रोल महंगा कर दिया। दिस इज नॉट अ प्लान। आपने बताना है कि जी आपने 3 दिन छुट्टियां दे दी, ओके फाइन जी, आपने कहा 3 दिन काम नहीं करेंगे, वर्क एट होम करें। आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट को कैसे लेकर जाएंगे, आपके अपने फ्यूल रिजर्व कैसे रखेंगे, आप आगे आईपीपीज के ऊपर मुझे बता दें एक प्लान के यार आईपीपीज नहीं भी चल रही। दुनिया का वाहिद मुल्क है, $80,000 हमने उठा के दे दिए यार, $80 लाख जो है उठा के हमने दे दिए उनको। मतलब उसको क्या रिव्यू करेंगे हम? सबसे पहले तो ये है, अच्छा हमारा हाइड्रोस के प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं उनको हम कैसे लेके जाएंगे। द थिंग इज कि आप सोलर लगा रहे हैं, सोलर के ऊपर भी टैक्स लगा रहे हैं। तो मैं तो हैरान हूं कि गवर्नमेंट पॉलिसीज फॉर द पीपल जो है वो कहां पर है, मुझे तो नहीं नजर आई। अगर कोई मुझे एक आ गई नजर तो बता दीजिएगा। अभी गंदम की कटाई हो चुकी है, गंदम का जो है वो आप देख लें कि पंजाब से शुरू हो के अब केपी के टॉप पे चले गए, क्योंकि सिंध में गंदम की कटाई पहले होती है, फिर साउथ पंजाब में होती है क्योंकि वहां गंदम पहले पकती है, उसके बाद आगे चलते जाते हैं सेंट्रल पंजाब, देन हमारा पुठवार आ जाता है। अब पुठवार से आप देखें केपी के अंदर भी ऊपर जो मनसेरा बेल्ट है जो पहाड़ वाली साइड पे आती है, क्योंकि वहां गंदम लेट तैयार होती है, आपकी सारी उस साइड चली गई। गंदम की अभी भी आप देख लें, आप मिल्स वालों से बात करें वो रो रहे हैं, उनको कोटा का कोई पता नहीं है, रेट का कोई पता नहीं है, स्टोरेज का कोई पता नहीं है। आगे से पता चल रहा है जी मई का महीना चल रहा है, जून जुलाई में बारिशें हो रही है, 22% ज्यादा बारिश होगी, उसके ऊपर हमारा क्या प्लान है, क्या चीजें हैं, मुझे तो कुछ प्लान नजर नहीं आ रहा। और अनफॉर्चुनेटली कोई गवर्नमेंट की तरफ से किसी एक मिनिस्टर ने बैठ के किसी एक जो रीजनेबल या जिसको हम कहते हैं स्पोक्स पर्सन है आगे कोई बता देता है कि जी ये प्लान है, तो आज हम भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि जी इस प्लान में ये ऐड करें, इस प्लान में ये चीज गलत है, इस चीज में ये सही है, जैसे कि हमने मोदी को डिस्कस किया, लेकिन ऐसी चीज तो अभी तक आई कोई नहीं है। ये अभी आप देख लें न्यूज में चल रही है कि जो 20% जो है वो लेवी बढ़ जाएगी। यार बात यह है कि इतना तो हम अंडरस्टैंड करते हैं कि जब प्राइस राइज करेगी इंटरनेशनली तो आपके पेट्रोल भी महंगा होगा, लेकिन जब नीचे जाएगी तो फिर नीचे भी जाएगी ना। और दूसरा आप कहते हैं हर चीज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ होगी पेट्रोल की, तो भाई फिर एक काम और कर दो, जो उजरत है, जो लेबर है, जो दिहाड़ादार बंदा है, जो मजदूर है, उसकी भी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के साथ मजदूरी कर दें। जान छूट जाएगी, लोगों के पास पैसा होगा तो खाएंगे भी। वो आपका फ्रूट भी आपका जो है अभी पूरा नहीं हो रहा। फूड स्ट्रक्चर आपका देख लें कि आप कहां से आ रहे हैं, चाइना की सारी चीजें आपकी आ रही हैं, आपकी ऑर्गेनिक चीजें हैं कोई नहीं। अब मुझे बता दें इस सारी चीजों के ऊपर गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव बता दें, मुझे एक इनिशिएटिव बता दें कि जी बिजली के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, पानी के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, और खाने की चीजों के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, उसके ऊपर सोलर के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया, ट्रेन के ऊपर ये इनिशिएटिव लिया गया। ओके जी हम ट्रेन स्ट्रक्चर को सही करते हैं, इतने पैसे कमा रहे हैं, किसी जगह लगा दें, नहीं कुछ भी नहीं है। शैला साहब वो जो हुकूमत ने कुछ इनिशिएटिव लिए थे कि दुकानें जल्दी बंद हो जाएंगी वगैरह वगैरह वगैरह, प्रोटोकॉल कम हो जाएंगे, वर्क एट होम होगा, आपको उन पे इम्प्लीमेंटेशन नजर आ रही है? और क्या आपको लगता है कि इससे कोई फायदा होने वाला है? ये टारगेट सही है हमारी हुकूमत के पास, जो प्लान है वो आपको मुतासर कुन लग रहा है कि सस्टेनेबल है हम? शैला साहिबा अच्छा, इसमें ये हुआ था कि तमाम वुज़राए आला को बुलाया गया था और उनके साथ रजामंदी दी गई थी, और मैंने जो मुराद अली शाह साहब को सुना तो उन्होंने कहा कि हमें कुछ चीज़ों पे रिजर्वेशंस थी, लेकिन हमें उसकी पजीराई नहीं मिली, बाकी सब लोग एक साइड हो गए तो ठीक है। फिर जैसे सबने मिलकर फैसला किया, तो जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन है जी वो नज़र आ रही है। कराची में पहले ताजिर नहीं मान रहे थे लेकिन मान रहे हैं। तो मैं 2-3 दफ़ा मॉल में थी, तो एक तो ज़ाहिर थी गर्मी के शाम के वक्त जाना हुआ, तो उस 2-3 दफ़ा इसीलिए मुझे जाना पड़ा कि 8 बजते ही उन्होंने कहा सॉरी हम अब इसको कंटिन्यू नहीं कर सकते और आप लोग जाएं, और बाकायदा दुकानें बंद होने लगी। अब कराची वालों का अपना एक मिजाज है और पाकिस्तान वालों का भी अपना एक मिजाज है कि वो सुबह नहीं करते जल्दी। पाकिस्तान में जितना सूरज है, थोड़ा सा गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स को आपने भी अपना इनिशिएटिव बनाना है। कुछ नहीं तो बहुत मुश्किल भी अगर आपको लग रहा है कि 7 बजे नहीं, 6 बजे नहीं, 8 बजे नहीं, कम से कम 9 बजे तक मार्केट खोल के एक सिस्टम में आ जाए। मैडम मैं एग्री करता हूं, लेकिन जो शख्स खुद नमाज नहीं पढ़ता वो दूसरे को नमाज की तलकीन कैसे कर सकता है? जब हुक्मरान खुद अपने प्रोटोकॉल कम नहीं कर रहे, जो सरकारी पेट्रोल है आपको मालूम है किस तरह बह रहा है, तो गरीब आदमी कहता है मुझे भी तो कमाने दो। ऐसा मुझे और जगह तो नहीं पता, लेकिन सुबह सिंध में गुजरा का बड़ा ही लिमिटेड, इतना कि वो अपने ऑफिस जाएं और आए, इस तरह से। फॉर एग्जाम्पल मोदी कह रहा है कि आप फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें,
क्या हमारे हुक्मरान हमारे लोगों को कह रहे हैं कि फॉरेन ट्रैवलिंग ना करें, सोना खरीदना बंद करें, कुकिंग ऑयल कम इस्तेमाल करें? ये वाली बातें तो हमारे यहाँ नजर नहीं आ रही मैडम। देखें, ये करना चाहिए। अगर हम किसी से अच्छा सीख सकते हैं तो बिल्कुल सीखें। फॉरेन ट्रैवलिंग बंद होनी चाहिए, और अब फॉरेन ट्रैवलिंग भी होती है, फिर उनकी जाहिर है कि ये तो कंपलसरी सब्जेक्ट है कि उनकी पिक्चर्स भी जो है वो शेयर होती हैं ताकि पता चले कि हम कहाँ कहाँ जाते हैं। लोग जो है ना, मतलब खुश नहीं होते अगर उनके ऊपर एक पाबंदी लगाई गई है। तो कह रहे हैं हुकूमत ने तो बेड़ा गर्क कर दिया, 8 बजे बंद हो जाते हैं हमारे रेस्टोरेंट, 8 बजे हम। भाई आप शुरू करें ना, आप मतलब पाकिस्तानी वाहिद कौम है जिसका खाने पीने की भी टाइमिंग नहीं है, जिसका जो दिल चाहता है खाते हैं। अब तो ये कि कराची वाले निहारी भी रात को खाते हैं, तो लाहौर वाले नाश्ते में खाते हैं। चीजों को हमें मतलब ये सब चीजें करनी है ना हमने। ये थोड़ी है कि डंडा उठा के तो हर चीज की इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो सकती। लेकिन देखिए, सूरत हाल ये है कि इस वक्त कपड़ों पे सेल लगी हुई है बहुत ज्यादा, और बायर नहीं है क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है, बायर नहीं है। फ्रूट्स शहरा साहब, आप कह रही है बायर नहीं है, उन दुकानों में जाएंगे तो रश लगी हुई होगी, उनकी वीडियोस वायरल हो रही होंगी। देखिए, कुछ दुकानें ऐसी हैं जहाँ पे रश लगते हैं, लेकिन अगर आप कराची जैसे शहर में जाएं तो आपको दुकान से ज्यादा जो फुटपाथ बिजनेस है आपको वो ज्यादा मिलेगा, जहाँ पे आपको कपड़े भी सस्ते मिलते हैं, सिले सिलाए। मतलब लंडे के कपड़ों की भी सेल बढ़ गई है मैडम, आप सही कह रही हैं, महंगाई और परचेसिंग पावर कम होने की वजह से। आदमी कराची में जी सकता है, हर आदमी कराची में जी सकता है मेहनत करके, तो ये है। लेकिन गवर्नमेंट के इनिशिएटिव के साथ साथ लोगों को करना चाहिए। मैं ये चाहती हूँ कि सूबों को इख्तियार दिया जाए कि वो सर्विसेज पर जो है वो टैक्स कलेक्ट। मैडम बिलावल साहब क्या थक गए कि मैं 3000 अरब इजाफी जमा करके देता हूँ, नहीं सुन रहा कोई उनकी। मैडम क्या बताऊँ, आप उन्हें टारगेट दें कि ये हमें करके दें, वो सुबह टारगेट आपको पूरा करके देंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स उस्मा कारदार साहिबा। उस्मा साहिबा, मोदी साहब के 2-3 ऑप्शन बड़े अच्छे हैं। काश हमारे एलीट को भी कहा जाए कि आप फॉरेन ट्रैवल ना करें, सोना ना खरीदें, ज़्यादा फजूल खर्ची ना करें। हमारे यहाँ एलीट आज भी आज़ाद है और अवाम का कीमा निकाला जा रहा है। FBR टैक्स जमा नहीं कर सकता तो पेट्रोल पर टैक्स लगा दो। मैं नहीं कह रहा, एहसन इकबाल साहब की स्टेटमेंट है। उस्मा साहिबा, कल देखें, सबसे पहले तो आपके जो PTI के मेहमान हैं उनको कोई प्लान इसलिए नजर नहीं आ रहा क्योंकि वो कोई प्लान फॉलो करना पसंद नहीं करते हैं। फेडरल हुकूमत ने और उसके बाद पंजाब हुकूमत और सिंध हुकूमत पूरा एक ऑस्टेरिटी ड्राइव जो है वो 1.5-2 महीने से वो अनाउंस की जा चुकी है। उसमें सरे फहरिस्त कोई काबीना का जो मेंबर है वो 2 महीने कोई सैलरी नहीं ले रहा। हम जितने MPAs हैं, MNAs हैं, हमारी 25% कटौती हो रही है हर महीने। जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी जो पेट्रोल की कंजम्पशन है वो बिल्कुल आधे से भी कम कर दी गई है, बल्कि बहुत ही कम कर दी गई है। कोई प्रोटोकॉल, कोई इस तरह की फालतू जो गाड़ियां हैं वो नहीं जो है इजाजत है उसकी। आपकी हमारे पंजाब में जिस तरह शैला कह रही हैं, हमारे पंजाब में तो आप जाएं किसी भी मार्केट में 8 बजे वो बंद हो जाती है, इसलिए क्योंकि हर एक अपना हिस्सा जो है वो बीच में डाल रहे हैं। लेकिन जो एक स्मार्ट लॉकडाउन में कुछ ऐसी बातें भी थी जो हुकूमत ने अनाउंस की थी कि जी स्कूल बंद किए थे, लेकिन वो कामयाब नहीं हुआ क्योंकि लोगों ने इंस्टेड के वो फ्यूल की कंजम्पशन कम होती, लोगों ने गाड़ियां ली और छुट्टी मनाने वो चले गए। कोई मरी चला गया, कोई नथिया गली चला गया, फ्यूल कंजम्पशन वहीं की वहीं। फिर उसको फिर रिव्यू किया गया और स्कूल 4 दिन के लिए फिर खोले गए दोबारा। अब देखें, ये जितनी भी ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है मरियम नवाज साहिबा ने वो फ्री कर दी है अवाम के लिए। फिर 140 अरब की जो सब्सिडी है वो फेडरल हुकूमत ने बिला तफरीक सब सूबों में सब लोगों की थोड़ी सी उनको गुंजाइश देने के लिए दी है। पेट्रोल जैसे ही इंटरनेशनल मार्केट पे कम होता है, आपने खुद ही देखा है कि 2-3 दफा पेट्रोल की और डीजल की कीमत कम की गई है। तो हुकूमत तो हर तरीके से कोशिश कर रही है और ये कोशिश अवाम के साथ मिलके ही कामयाब हो सकती है। हम जितना हमारे सब अलाउंसेस बंद हो गए, कोई हमें किसी किस्म का ना अलाउंस मिल रहा है ना कुछ और, तो जाहिर है इस तरह से कतरा कुछ और में क्या क्या मिलता है वैसे उस्मा साहिबा? कुछ और में क्या क्या आता है वैसे? आपने कहा ना अलाउंस मिल रहा है ना कुछ और,
तो मैंने कहा और की डिटेल्स पूछूं आपसे। देखिए, हमारा बहुत सारी चीजों में हमारे अलाउंसेस थे, वो सब बंद हो चुके हैं। सिंडिकेट की कोई मीटिंग अटेंड करते थे या कहीं और जाते थे, वो खत्म हो गया सारा। और पेट्रोल भी बिल्कुल हमारा जो है, अगर किसी को एंटाइटलमेंट थी तो वो बिल्कुल खत्म हो चुकी है। आपकी काबीना एक पैसा नहीं ले रही है हमारी। प्रोग्राम में आप गुफ्तगू करेंगे दहशतगर्दी के हवाले से। हम जानते हैं बन्नू की इस चौकी पे दोबारा हमला हुआ, जिस चौकी पर एक महीने में 20 बार हमला हो चुका था। 15 के करीब हमारे जवान शहीद हुए हैं। सोचने की जरूरत है कि क्या वजह है कि हम उस पॉइंट को जहां पे बार बार दहशतगर्द हमला कर रहे हैं उसको अपना स्ट्रांग होल्ड नहीं बना सके ताकि वो दोबारा हमला ना कर सके। बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। लड़की जो खुद कुछ बम्बार थी उसने खुद बैठ के एतराफ़ किया है किस तरीके से उसको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। इसी पर गुफ्तगू करेंगे। आगाज में करना चाहूंगा उस्मा कारदार साहब। उस्मा साहब, मुल्क में दहशतगर्दी की लहर हम जानते हैं काफ़ी वक्त से चल रही है। अफगानिस्तान के साथ भी हमारा एक प्रॉब्लम चल रहा है। आपकी नज़र में इज देयर अ सोल्यूशन नियर बाय, या फिर ये भी लॉन्ग टर्म का मसला है, लॉन्ग टर्म पे ही खत्म होगा? देखिए, बात सारी ये है कि ये इसके पीछे नंबर 1 इंडिया है और उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज यहाँ बिठाई हुई हैं बलूचिस्तान में और केपी में। नंबर 2 अफगानिस्तान, वो भी बगल बच्चा बन गया है इंडिया का। और ये रॉ जो है इन सब कार्रवाइयों के पीछे है। और अब आपको पता ही है कि जिस तरह से ये कलभूषण है वो क्या कर रहा था, क्या पिकनिक मनाने आया हुआ था। इन सब की नजरें यहाँ पे, ये बीएलओ को कौन फंड कर रहा है, ये जितनी भी ये जो वहां पे बगावत हो रही है और जितना भी ये इस तरह की वारदातें हो रही हैं, जो हमले हो रहे हैं। लोग आपसे पूछते तो होंगे कि आप दुनिया के झगड़े खत्म करवा रही हैं, हमारे झगड़े कब खत्म होंगे? नहीं, लेकिन आप ये भी तो देखें कि हमारे जो इदारे हैं और हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, अब ये जो आज बच्ची जो थी ये पकड़ी गई थी, इसको भी खुदकश बम्बार बना के इसको इस्लामाबाद मिशन पे भेजा गया था। ये सारे जो हैं ये इंटरनेशनल मास्टर्स को खुश करने के लिए ये कार्रवाइयां हो रही हैं। और हमारे इदारे और जो एजेंसीज हैं वो तकरीबन तवातर से अगर 1-2 वारदातें होती हैं तो कम से कम 1000 ऐसी वारदातें हैं जो जिनको वो रोकते हैं, जिनको वो इंटरसेप्ट करते हैं। बिल्कुल, वो आपको सारी चीजें तो नहीं पता ना, ये क्लासिफाइड इंफॉर्मेशन होती है। बिल्कुल सही कह रही हैं, बिल्कुल सही कह रही हैं। शैला साहबा, योर ओपिनियन मैडम? देखिए, एक तो उस्मा ने कोई बात गलत नहीं की, लेकिन दूसरी बात जो है वो ये है कि हमें ये देखना है कि अफगानिस्तान की तरफ मुख्तलिफ अदवार में हमारे बयानिए मुख्तलिफ रहे हैं, लोगों की वहाँ पे रिश्तेदारियाँ हैं, तो लोग। और दूसरी बात ये कि ये एक माइंड सेट की लड़ाई है कि हमें बलूचिस्तान के जो बहुत सारे मसाइल हैं जहाँ हमने इन खवारिजियों से लड़ना है, हमें सब मालूम है, भारत की सपोर्ट से लेके हर चीज़, वहाँ हमने अपने मुल्क के मसाइल को भी देखना है, हमें बलूचिस्तान को भी आगे ले जाना है और उसका सियासी हल निकालना है। बाकी यह है कि पाकिस्तान को शौक नहीं है कि वो जाके अपने पड़ोसी मुल्क से लड़े, जब तक वहाँ से मुस्तकिल नहीं हुआ। 2 दफ़ा तो जाके पाकिस्तान ने वहाँ पर जब ये बाकायदा जंग शुरू नहीं हुई थी, टीटीपी की पिटाई लगाई थी, जो यहाँ पे जाकर वहाँ छुप जाती थी और वो पनाह देते थे। तो अब सूरत हाल जो है ये भी एक टाइम तो लेगी। और मैं बहरहाल, क्योंकि आज 11 मई है और कल 10 मई गुजरा और पूरे कौम ने उसको सेलिब्रेट किया, तो मैं इन नौजवानों को भी जो मुसलसल पाक अफगान जंग में जो है बहादुरी से जो है अपनी जानों की कुर्बानियाँ दे रहे हैं और लड़ रहे हैं, उनको भी सलाम पेश करती हूँ। और काश के हमारे लोग जो हैं वो ये अंडरस्टैंड करें कि मज़हब इस कस्म की इजाज़त नहीं देता कि आपको इस तरह से बेवकूफ़ बनाया जाए कि आप दहशतगर्दों को अपने घर पनाह दें और फिर वो हमारी चौकियों पे और इस तरह से हमला करें। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शैला रज़ा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया उस्मा कारदार साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया अली बुखारी साहब। तीनों मेहमानों का बेहद मशकूर, शुक्रगुजार आपकी कीमती है। प्रोग्राम के आखिर में दुआ, या अल्लाह ताला पाकिस्तान को इस दहशत गर्दी की अजाब से निजात अता फरमा। आप भी मेरे साथ कहिए आमीन। अल्लाह ताला खैर करेगा इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू टुमारो। अंटिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।